चैप्टर 2 मी। हेरोल्ड मूर एक चिड़चिड़े चेहरे वाले अध्ययनशील युवक थे। वे खुद को, जीवन को और अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते थे, जिसमें बाद में एक ब्रिटिश रईस के युवा बेटे को पढ़ाना शामिल था। उन्हें लगा कि उनका कार्यभार उस प्रगति को नहीं कर रहा है जिसकी उनके माता पिता को उम्मीद थी, और अब वे ईमानदारी से लड़के की मां को ये तथ्य समझा रहे थे। ऐसा नहीं है कि वह बुद्धिमान नहीं है, वह कह रहा था, अगर यह सच होता तो मुझे सफल होने की उम्मीद होती, क्योंकि तब मैं अपनी सारी ऊर्जा उसकी मूर्खता पर काबू पाने में लगा सकता था। लेकिन समस्या यह है कि वह असाधारण रूप से बुद्धिमान है और इतनी जल्दी सीखता है कि मैं उसके पाठों की तैयारी के मामले में कोई गलती नहीं ढूंढ सकता। हालांकि मुझे जो बात चिंतित करती है वो ये है कि वह स्पष्ट रूप से उन विषयों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता है जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। वह बस हर पाठ को एक कार्य के रूप में पूरा करता है जिसे जितनी जल्दी हो सके समाप्त किया जा सके, और मुझे यकीन है कि जब तक अध्ययन और वाचन के घंटे फिर से नहीं आते तब तक कोई भी पाठ उसके दिमाग में नहीं आता। उसकी एकमात्र रुचि शारीरिक कौशल के करतब और जंगली जानवरों और असभ्य लोगों के जीवन और रीति रिवाजों से संबंधित हर चीज को पढ़ना है, लेकिन जानवरों की कहानियां उसे विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। वह घंटों बैठकर किसी अफ्रीकी खोजकर्ता के काम पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, और 2 बार मैंने उन्हें रात में बिस्तर पर लेटकर कार्ल हेगनबेक की पुस्तक मनुष्य और पशु पढ़ते हुए पाया है। लड़के की मां ने घबराहट में चूल्हे के गलीचे पर अपना पैर पटका। बेशक आप इसे हतोत्साहित करते हैं, उसने हिम्मत करके पूछा। मिस्टर मूर शर्मिंदगी से इधर उधर घूमने लगे। मैंने उससे किताब लेने का निश्चय किया, उसने उत्तर दिया। उसके पीले गालों पर हल्की सी लाली छा गई। लेकिन आपका बेटा इतनी छोटी उम्र के लिए काफी ताकतवर है। उसने तुम्हें इसे लेने नहीं दिया? मां ने पूछा। वह ऐसा नहीं करेगा, शिक्षक ने कबूल किया। वह इस बारे में पूरी तरह से अच्छा व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसने ये दिखावा करने पर जोर दिया कि वह एक गोरिल्ला है और मैं एक चिंपांजी हूँ जो उससे भोजन चुराने की कोशिश कर रही हूँ। उसने मुझ पर सबसे क्रूर गुर्राहट के साथ छलांग लगाई जो मैंने कभी सुनी थी, मुझे पूरी तरह से अपने सिर से ऊपर उठा लिया, मुझे अपने बिस्तर पर फेंक दिया और मुझे मौत के घाट उतारने के लिए एक मूकाभिनय करने के बाद वह मेरे मृत शरीर पर खड़ा हो गया और एक बहुत ही भयानक चीख निकाली, जिसे उसने समझाया कि यह एक बैल बंदर की विजय की पुकार थी। फिर वह मुझे दरवाजे तक ले गया, मुझे हॉल में धकेल दिया और मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। कई मिनट तक दोनों में से कोई भी नहीं बोला। अंततः लड़के की मां ने ही चुप्पी तोड़ी। ये बहुत जरूरी है मूर, उसने कहा, कि आप जैक में इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करें। लेकिन वह आगे नहीं बढ़ी। खिड़की की दिशा से एक जोरदार हूप ने उन दोनों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। कमरा घर की दूसरी मंजिल पर था, और जिस खिड़की की ओर उनका ध्यान गया था उसके सामने एक बड़ा पेड़ था, जिसकी एक शाखा खिड़की के कुछ फीट के भीतर फैली हुई थी। इस शाखा पर अब उन दोनों को अपनी हाल की बातचीत का विषय मिल गया। एक लंबा, सुगठित लड़का जो झुकी हुई शाखा पर आसानी से संतुलन बना रहा था और अपने दर्शकों के चेहरों पर भयभीत भावों को देखते हुए खुशी से जोर से चिल्ला रहा था। मां और शिक्षिका दोनों खिड़की की ओर दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वे आधा कमरा पार कर पाती, लड़का फुर्ती से खिड़की की चौखट पर चढ़ गया और उनके साथ अपार्टमेंट में प्रवेश कर गया। बोर्नियो से जंगली आदमी अभी शहर में आया है, उसने अपनी भयभीत मां और शर्मिंदा शिक्षक के बारे में युद्ध नृत्य करते हुए गाया, और अंत में अपनी बाहों को शिक्षक की गर्दन के चारों ओर डालकर उसके दोनों गालों को चूम लिया। ओह मां, वह चिल्लाया, एक संगीत हॉल में एक अद्भुत, शिक्षित बंदर दिखाया जा रहा है। विली ग्रिम्सबी ने इसे कल रात देखा था। वह कहता है कि यह सब कुछ कर सकता है, सिवाय बात करने के। ये साइकिल चलाता है, चाकू और कांटे से खाता है, 10 तक गिनता है, और बहुत सी अन्य अद्भुत चीजें करता है। और क्या मैं भी इसे देखने जा सकता हूँ? ओह कृपया माँ, कृपया मुझे जाने दो। लड़के के गाल पर प्यार से थपथपाते हुए माँ ने नकारात्मक भाव से अपना सिर हिलाया। नहीं जैक, उसने कहा, तुम जानते हो कि मैं इस तरह के प्रदर्शनों को पसंद नहीं करती। मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं, माँ, लड़के ने जवाब दिया।
बाकी सभी लोग चिड़ियाघर जाते हैं और आप मुझे कभी ऐसा भी नहीं करने देंगे। कोई भी मुझे लड़की समझेगा या कोई लाडला? ओह पिताजी, उसने आश्चर्य से कहा जैसे ही दरवाजा खुला और एक लंबे भूरे आंखों वाले आदमी ने अंदर प्रवेश किया। ओह पिताजी, क्या मैं नहीं जा सकता? कहाँ जाओ बेटा? नवागंतुक ने पूछा। वो एक प्रशिक्षित बंदर को देखने के लिए संगीत हॉल में जाना चाहता है, माँ ने अपने पति की ओर चेतावनी भरे अंदाज में देखते हुए कहा। कौन? अजाक्स? आदमी ने पूछा। लड़के ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूँ मेरे बेटे, पिता ने कहा, मुझे उसे खुद देखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वे कहते हैं कि वह बहुत अद्भुत है और एक मानव के लिए वह असामान्य रूप से बड़ा है। चलो सब चलते हैं। जेन, तुम क्या कहती हो? और वह अपनी पत्नी की ओर मुड़ा, लेकिन उस महिला ने केवल बहुत सकारात्मक तरीके से अपना सिर हिलाया और मूर की ओर मुड़ते हुए उससे पूछा कि क्या ये समय नहीं है कि वो और जैक सुबह के पाठ के लिए अध्ययन कक्ष में जाएं। जब दोनों चले गए तो वह अपने पति की ओर मुड़ी। जॉन, उसने कहा, जैक की ऐसी किसी भी चीज की ओर झुकाव को हतोत्साहित करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए जो जंगली जीवन की लालसा को उत्तेजित कर सकती है, जो मुझे डर है कि उसे तुमसे विरासत में मिली है। तुम अपने अनुभव से जानते हो कि कई बार जंगली जीवन की पुकार कितनी मजबूत होती है। तुम जानते हो कि कई बार तुम्हें उस लगभग पागल इच्छा का विरोध करने के लिए कठोर संघर्ष की आवश्यकता होती है जो कभी कभी तुम्हें एक बार फिर से जंगल के जीवन में डूबने के लिए मजबूर कर देती है जिसने तुम्हें इतने सालों तक अपना शिकार बनाया है। और साथ ही तुम किसी और से बेहतर जानते हो कि अगर जंगली जंगल का रास्ता जैक के लिए आकर्षक या आसान बना दिया जाता तो उसके लिए ये कितना भयावह भाग्य होता। मुझे संदेह है कि उसे मुझसे जंगल के जीवन का स्वाद विरासत में मिलने का कोई खतरा है, उस आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी चीज पिता से बेटे में हस्तांतरित हो सकती है। और कभी कभी, जेन, मुझे लगता है कि उसके भविष्य के लिए आपकी चिंता में आप अपने प्रतिबंधात्मक उपायों में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती हैं। जानवरों के लिए उसका प्यार, उदाहरण के लिए, इस प्रशिक्षित बंदर को देखने की उसकी इच्छा उसकी उम्र के स्वस्थ, सामान्य लड़के में स्वाभाविक ही है। सिर्फ इसलिए कि वह अजाक्स को देखना चाहता है, इसका यह मतलब नहीं है कि वह बंदर से शादी करना चाहेगा, और अगर वह ऐसा करता भी है, तो भी जेन, आपको शर्म कहने का अधिकार नहीं है। और जॉन क्लेटन, लॉर्ड ग्रस्टोक ने अपनी पत्नी के गले में हाथ डाला, उसके उल्टे चेहरे पर अच्छे स्वभाव से हंसते हुए अपना सिर झुकाया और उसे चूमा। फिर, अधिक गंभीरता से, उसने कहा, तुमने जैक को मेरे शुरुआती जीवन के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, नहीं तुमने मुझे ऐसा करने की अनुमति दी, और मुझे लगता है कि इसमें तुमने गलती की है। अगर मैं उसे टार्जन ऑफ द एप्स के अनुभवों के बारे में बता पाता तो मैं निस्संदेह जंगल के जीवन से बहुत सारा आकर्षण और रोमांस ले सकता था जो स्वाभाविक रूप से उन लोगों के मन में होता है जिन्हें इसका कोई अनुभव नहीं है। तब वो मेरे अनुभव से लाभ उठा सकता था, लेकिन अब, अगर जंगल की वासना कभी उस पर हावी हो जाती है, तो उसके पास अपने स्वयं के आवेगों के अलावा मार्गदर्शन करने के लिए कुछ नहीं होगा, और मैं जानता हूं कि ये कई बार गलत दिशा में कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन लेडी ग्रस्टोक ने केवल अपना सिर हिलाया, जैसा कि उन्होंने अतीत में सैकड़ों बार किया था, जब इस विषय ने उनका ध्यान आकर्षित किया था। नहीं, जॉन, उसने जोर देकर कहा, मैं जैक के दिमाग में जंगली जीवन के किसी भी सुझाव को रोकने की अपनी सहमति कभी नहीं दूंगी, जिससे हम दोनों उसे बचाना चाहते हैं। शाम हो जाने के बाद फिर से इस विषय पर बात की गई और फिर जैक ने खुद ही इसे उठाया। वो एक बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ पड़ रहा था, तभी उसने अचानक ऊपर देखा और अपने पिता को संबोधित किया। क्यों? उन्होंने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। क्या मैं अजाक्स जाकर नहीं देख सकता? तुम्हारी माँ को यह मंजूर नहीं है, उसके पिता ने उत्तर दिया। क्या आप? ये सवाल नहीं है, लॉर्ड ग्रस्टोक ने टालते हुए कहा। ये काफी है कि आपकी माँ आपत्ति करती है। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, लड़के ने कुछ पलों तक सोच समझकर चुप रहने के बाद घोषणा की। मैं विली ग्रिम्सबी या उससे मिलने गए किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग नहीं हूँ। इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ और इससे मुझे भी कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हें बताए बिना जा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा।
इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं अजाक्स से मिलने जा रहा हूँ। लड़के के लहजे या व्यवहार में कोई अपमानजनक या विद्रोही भाव नहीं था। वह सिर्फ तथ्यों का निष्पक्ष बयान था। उसके पिता न तो मुस्कुराहट रोक पाए और न ही अपने बेटे के मर्दाना रास्ते पर चलने के लिए अपनी प्रशंसा का इजहार कर पाए। मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता की प्रशंसा करता हूँ, जैक, उसने कहा। मुझे भी स्पष्टवादी होने की अनुमति दो। यदि तुम बिना अनुमति के अजाक्स से मिलने गए तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। मैंने तुम्हें कभी शारीरिक दंड नहीं दिया है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि यदि तुम इस मामले में अपनी माँ की इच्छा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। हाँ सर, लड़के ने उत्तर दिया, और फिर मैं आपको बताऊंगा सर, जब मैं अजाक्स से मिलने जाऊंगा। मूर का कमरा उनके युवा प्रभार के कमरे के बगल में था, और यह शिक्षक का रिवाज था कि वह हर शाम लड़के के कमरे में झांककर देखता था जब वह सोने वाला होता था। इस शाम वह अपने कर्तव्य को नज़रअंदाज न करने के लिए विशेष रूप से सावधान था, क्योंकि वह अभी लड़के के पिता और मां के साथ एक सम्मेलन से आया था जिसमें उसे यह बताया गया था कि उसे जैक को संगीत हॉल में जाने से रोकने के लिए सबसे अधिक सावधानी बरतनी चाहिए जहां अजाक्स को दिखाया जा रहा था। इसलिए जब उसने लगभग 9:30 बजे लड़के का दरवाज़ा खोला तो वह बहुत उत्साहित था, हालांकि पूरी तरह से आश्चर्यचकित नहीं था कि भावी लॉर्ड ग्रास्टोक सड़क के लिए पूरी तरह से तैयार था और अपने खुले बेडरूम की खिड़की से रेंगने वाला था। मिस्टर मूर तेजी से पूरे अपार्टमेंट में भागे, लेकिन ऊर्जा की बर्बादी अनावश्यक थी, क्योंकि जब लड़के ने उन्हें कमरे में सुना और महसूस किया कि उन्हें खोज लिया गया है, तो वह वापस लौट आया, मानो वह अपनी योजनाबद्ध साहसिक यात्रा को त्यागना चाहता हो। तुम कहाँ जा रहे थे? उत्साहित मिस्टर मूर ने हाँफते हुए पूछा। मैं अजाक्स से मिलने जा रहा हूँ, लड़के ने धीरे से उत्तर दिया। मैं आश्चर्यचकित हूँ, मिस्टर मूर चिल्लाया, लेकिन एक क्षण बाद वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि लड़का उसके करीब आया, अचानक उसे कमर से पकड़ लिया, उसके पैरों से उठा लिया और उसे बिस्तर पर नीचे की ओर फेंक दिया और उसका चेहरा एक नर्म तकिए में दबा दिया। चुप रहो, विजेता ने चेतावनी दी, नहीं तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। मूर ने संघर्ष किया, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ थे। वानरों के टार्जन ने अपने बेटे को जो कुछ भी दिया हो या न दिया हो, उसने कम से कम उसे लगभग उतना ही शानदार शरीर दिया है जितना कि उसी उम्र में उसके पास था। शिक्षक लड़के के हाथों में मिट्टी की तरह था। उसके ऊपर घुटने टेकते हुए जैक ने एक चादर से पट्टियां फाड़ी और उस आदमी के हाथों को उसकी पीठ के पीछे बांध दिया। फिर उसने उसे पलटा और उसके दांतों के बीच उसी सामग्री का एक गैग ठूंस दिया और उसे अपने शिकार के सिर के पीछे एक पट्टी से लपेट दिया। इस दौरान वह धीमी, बातचीत करने वाली आवाज में बात करता रहा। मैं वाजा हूँ, वाजी का सरदार, उसने समझाया, और तुम मोहम्मद डबन हो, अरब शेख, जो मेरे लोगों की हत्या करेगा और मेरे हाथीदांत चुरा लेगा। और उसने चतुराई से मिस्टर मूर के लंगड़े टखनों को पीछे से बांधकर अपनी लंगड़ी कलाइयों से मिलाया। आहा, खलनायक, आखिरकार तुम मेरे नियंत्रण में हो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा। और टार्जन का बेटा कमरे में उछलता हुआ चला गया, खुली खिड़की से फिसला और छत के नीचे से निकलने वाली नाली के रास्ते से फिसलकर आजाद हो गया। मूर बिस्तर पर छटपटा रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि अगर उन्हें तुरंत मदद नहीं मिली तो उनका दम घुट जाएगा। अपने डर के उन्माद में वे बिस्तर से लुढ़कने में कामयाब हो गए। गिरने के दर्द और सदमे ने उन्हें अपनी दुर्दशा के बारे में कुछ हद तक समझदारी से सोचने पर मजबूर कर दिया। जहां पहले वे उस उन्मादी भय के कारण समझदारी से सोचने में असमर्थ थे जिसने उन्हें जकड़ लिया था, अब वे चुपचाप अपनी दुविधा से बचने का कोई रास्ता खोज रहे थे। अंत में उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस कमरे में लॉर्ड और लेडी ग्रास्टोक बैठे थे, वह उस कमरे के ठीक नीचे था जिसमें वे फर्श पर लेटे थे। उन्हें पता था कि सीढ़ियों से ऊपर आए हुए उन्हें कुछ समय हो गया था और वे अब तक जा चुके होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे खुद को मुक्त करने के प्रयास में अनंत काल तक बिस्तर पर छटपटाते रहे थे। लेकिन सबसे अच्छा जो वे कर सकते थे, वह नीचे से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करना था, और इस तरह
कई असफलताओं के बाद वे खुद को ऐसी स्थिति में लाने में कामयाब रहे जहां वे अपने बूट के पंजे को फर्श पर टैप कर सकते थे। ऐसा वह थोड़े थोड़े अंतराल पर करता रहा, जब तक कि बहुत लंबे समय के बाद उसे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं दी और कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मूर ने अपने पैर के अंगूठे से जोर से खटखटाया। वह किसी और तरीके से जवाब नहीं दे सकता था। एक पल की खामोशी के बाद दस्तक फिर से हुई। फिर से मूर ने खटखटाया। क्या वे कभी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे? वह मुश्किल से मदद की दिशा में लुढ़का। अगर वह अपनी पीठ को दरवाजे से सटा पाता तो वह उसके आधार पर थपथपा सकता था, जब निश्चित रूप से उसकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। दस्तक थोड़ी तेज दोहराई गई और अंत में एक आवाज़ सुनाई दी, मी। जैक, ये घर के लोगों में से एक था। श्री मूर ने उस आदमी की आवाज़ पहचान ली। वह दमघोंटू गैग के माध्यम से अंदर आओ चिल्लाने के प्रयास में रक्त वाहिका फटने के करीब पहुंच गया। एक पल के बाद आदमी ने फिर से दस्तक दी, बहुत जोर से, और फिर से लड़के का नाम पुकारा। कोई जवाब न मिलने पर उसने घुंडी घुमाई और उसी पल अचानक एक याद ने ट्यूटर को फिर से सुन्न कर देने वाले डर से भर दिया। उसने खुद कमरे में प्रवेश करते समय अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया था। उसने नौकर को कई बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते और फिर चले जाते सुना। ये सुनकर मिस्टर मूर बेहोश हो गए। इस बीच जैक संगीत हॉल के चुराए हुए सुखों का पूरा आनंद ले रहा था। वह ठीक उसी समय मंदिर में पहुंच गया था जब अजाक्स का अभिनय शुरू हो रहा था, और एक बॉक्स सीट खरीदकर अब वह बेदम होकर रेलिंग पर झुक गया था और बड़े बंदर की हर हरकत को देख रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई थीं। ट्रेनर ने लड़के के सुंदर, उत्सुक चेहरे को नोटिस करने में देर नहीं लगाई, और जैसा कि ट्रेनर ने समझाया, अजाक्स की सबसे बड़ी हिट में से एक उसके प्रदर्शन के दौरान एक या एक से अधिक बॉक्स में प्रवेश करना था। जाहिर तौर पर एक लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार की तलाश में आदमी को सुंदर लड़के के साथ बॉक्स में भेजने की प्रभावशीलता का एहसास हुआ, जो निस्संदेह झबरा, शक्तिशाली जानवर के साथ निकटता से आतंकित होगा। इसलिए जब बंदर को फिर से जवाब देने के लिए पंखों से वापस लौटने का समय आया, तो प्रशिक्षक ने अपना ध्यान उस लड़के की ओर लगाया जो संयोग से उस बॉक्स में अकेला रहने वाला था जिसमें वह बैठा था। एक झटके में विशाल मानवरूपी मंच से लड़के की तरफ कूद पड़ा, लेकिन अगर प्रशिक्षक को डर का कोई हास्यास्पद दृश्य दिखाई दे रहा था तो वह गलत था। जब उसने अपने आगंतुक की झबरा बांह पर अपना हाथ रखा तो लड़के के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई। बंदर ने लड़के के दोनों कंधों को पकड़ लिया और उसके चेहरे को लंबे समय तक और गंभीरता से देखा, जबकि बंदर ने उसके सिर को सहलाया और धीमी आवाज में उससे बात की। अजाक्स ने कभी किसी दूसरे की जांच में इतना समय नहीं लगाया था जितना इस बार लगाया। वह परेशान और थोड़ा उत्तेजित लग रहा था, लड़के से बड़बड़ा रहा था और बड़बड़ा रहा था, और अब उसे दुलार रहा था, जैसे प्रशिक्षक ने उसे पहले कभी किसी इंसान को दुलारते नहीं देखा था। कुछ ही देर में वह उसके साथ बॉक्स में चढ़ गया और लड़के के पास जाकर बैठ गया। दर्शक खुश थे, लेकिन वे और भी अधिक खुश हुए जब प्रशिक्षक ने अपने अभिनय की अवधि समाप्त होने के बाद अजाक्स को बॉक्स से बाहर जाने के लिए मनाने की कोशिश की। बंदर ने अपनी बात नहीं मानी। देरी से उत्तेजित होकर प्रबंधक ने प्रशिक्षक से और जल्दी करने का आग्रह किया, लेकिन जब प्रशिक्षक अनिच्छुक अजाक्स को खींचने के लिए बॉक्स में घुसा तो उसे उसके नुकीले दांत और खतरनाक गुर्राहटें मिलीं। दर्शक खुशी से पागल हो गए। उन्होंने बंदर का उत्साहवर्धन किया, उन्होंने लड़के का उत्साहवर्धन किया, और उन्होंने प्रशिक्षक और प्रबंधक का मजाक उड़ाया, जिस बदकिस्मत व्यक्ति ने अनजाने में खुद को दिखाया था और प्रशिक्षक की सहायता करने का प्रयास किया था। अंत में हताशा में डूबकर और यह महसूस करते हुए कि उसके मूल्यवान सामान की ओर से विद्रोह का ये प्रदर्शन भविष्य में पशु को प्रदर्शन के लिए बेकार बना सकता है, यदि उसे तुरंत काबू में नहीं किया गया, तो प्रशिक्षक जल्दी से अपने ड्रेसिंग रूम में गया और एक भारी चाबुक खरीदा। इसे लेकर वह अब बॉक्स में वापस आया, लेकिन जब उसने अजाक्स को एक बार ही इससे धमकाया तो उसने पाया कि वह एक के बजाय दो क्रोधित शत्रुओं का सामना कर रहा है, क्योंकि लड़का अपने पैरों पर कूद गया था और एक कुर्सी को पकड़कर अपने नए दोस्त की रक्षा के लिए बंदर के पास तैयार खड़ा था।
उसके सुंदर चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी। उसकी ग्रे आंखों में एक भाव था जिसने प्रशिक्षक को रुकने पर मजबूर कर दिया, और उसके बगल में विशालकाय मानवरूपी गुर्राता हुआ और तैयार खड़ा था। यदि समय पर कोई व्यवधान न होता तो क्या होता, इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन प्रशिक्षक को, यदि इससे अधिक कुछ नहीं होता, तो बहुत बुरी तरह से पीटा जाता। ये बात उसके सामने खड़े दो लोगों के व्यवहार से स्पष्ट रूप से संकेतित थी। यह एक पीला चेहरा वाला आदमी था जो ग्रस्टोक लाइब्रेरी में ये घोषणा करने के लिए दौड़ा कि उसने जैक का दरवाजा बंद पाया है और उसके बार बार खटखटाने और पुकारने पर भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, सिवाय एक अजीब सी थपथपाहट और फर्श पर किसी शरीर के हिलने की आवाज के। जॉन क्लेटन ने 4 कदम एक बार में सीढ़ियां चढ़ी जो ऊपर की मंजिल तक जाती थीं। उसकी पत्नी और नौकर उसके पीछे पीछे दौड़े। एक बार उसने अपने बेटे का नाम ऊंची आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उसने अपने विशाल मांसपेशियों की अखंड शक्ति के साथ अपना भारी वजन भारी दरवाजे पर फेंका। लोहे के बटों की चटकने और लकड़ी के टुकड़े के साथ बाधा अंदर की ओर फट गई। उसके पैर के पास बेहोश मिस्टर मूर का शव पड़ा था, जिसके ऊपर से वह जोरदार धमाके के साथ गिरा। छेद से टार्जन कूदा, और एक क्षण बाद कमरे में 1 दर्जन बिजली के बल्बों की रोशनी फैल गई। कई मिनट बाद ही ट्यूटर को खोजा जा सका, क्योंकि दरवाजा पूरी तरह से उसे ढक चुका था, लेकिन अंततः उसे घसीटकर बाहर लाया गया। उसके मुंह का कपड़ा और बंधन खोल दिए गए, तथा ठंडे पानी की भरपूर बौछार से उसे जल्दी ही होश आ गया। जैक कहाँ है? जॉन क्लेटन का पहला सवाल था, और फिर ये किसने किया? क्योंकि रोकोफ की याद और दूसरे अपहरण के डर ने उसे जकड़ लिया। धीरे धीरे मिस्टर मूर लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए। उनकी नज़र कमरे में इधर उधर घूम रही थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बिखरी हुई बुद्धि को समेटा। हाल ही में हुए उनके दर्दनाक अनुभव का विवरण उन्हें याद आ गया। मैं अपना इस्तीफा तुरंत प्रभाव से दे रहा हूँ, सर, उनके पहले शब्द थे। आपको अपने बेटे के लिए शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, उसे जंगली जानवरों के प्रशिक्षक की ज़रूरत है। लेकिन वह कहाँ है? लेडी ग्रास्टोक चिल्लाई। वह अजाक्स से मिलने गया है। टार्जन ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान को रोका, और जब उसे यह विश्वास हो गया कि शिक्षक घायल होने की बजाय अधिक डरा हुआ है, तो उसने अपनी बंद कार को घुमाया और एक प्रसिद्ध संगीत हॉल की ओर चल दिया।